मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि प्रॉफिट स्टेटमेंट अंडर मार्जिन कॉस्टिंग अगर हम बनाना चाहें तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर देंगे। आपके पास जो फिगर आएगी उसको ग्रॉस कंट्रीब्यूशन का नाम दे दें, अगर देना चाहते हैं नहीं तो कोई नाम ना दें। उसमें से वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो माइनस कर दिया आपने। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास कंट्रीब्यूशन आ गया। तो कंट्रीब्यूशन जो है वो आप ये कह सकते हैं कि ये एक स्प्लिट ऑफ पॉइंट है। कंट्रीब्यूशन जो है वो एक स्प्लिट ऑफ पॉइंट है। कंट्रीब्यूशन से पहले सारी की सारी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। अगर आप गौर करें, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल और वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और कंट्रीब्यूशन के बाद जो है वो क्या है, फिक्स कॉस्ट है। वो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो या फिक्स नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो। ठीक है, तो फिक्स नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन के बाद आप क्या करेंगे कि फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और फिक्स नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये आप इसमें से माइनस कर देंगे। तो आपके पास आ जाएगा जनाब, क्या आपके पास जो फिगर बाकी बचेगी वो प्रॉफिट की होगी। ये प्रॉफिट है अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। ये जनाब प्रॉफिट स्टेटमेंट है आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत। प्रॉफिट स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, यानी आपने क्या किया, सिर्फ ये कंट्रीब्यूशन को ज़हन में रखें कि कंट्रीब्यूशन से पहले आपने वेरिएबल कॉस्ट सारी की सारी ले ली। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो क्या है, आपकी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। यानी अगर मैं इसको यूं करूं तो ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल जो है ये आपके पास वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। उसके बाद जो है आपके पास जो है वो जनाब वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो आपने ये ले ली। ठीक है, और उसके बाद फिक्स कॉस्ट आपके आपके पास रहेगी। यानी ये जो फिक्स कॉस्ट है ये सारी की सारी आपने क्या किया, कंट्रीब्यूशन के बाद आपने इसको माइनस कर दिया। सर ये रिपीट करिएगा। जी रिपीट कर देते हैं बेटा। ये देखें आपने क्या किया, आपने ये किया, ये जो फिक्स कॉस्ट जो है इसको हम जो है वो कलर दूसरा भी दे सकते हैं, कि जरूरी नहीं कि येलो कलर ही हमने जो है वो इसको संभाल के रखा हुआ है। इसके लिए ये देखें हमने इसको जू कर दिया, तो ये चुना। ये आपके पास जो है फिक्स कॉस्ट जो है वो आपने कंट्रीब्यूशन के बाद जो है वो राइट ऑफ कर दी। ये आपके पास कंट्रीब्यूशन की फिगर है, इसको याद रखना है आपने। ये कंट्रीब्यूशन की फिगर है, और सेल में से आपने क्या चीजें लेस की हैं, सेल में से आपने वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। अब वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल क्या है, ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और वेरिएबल वेरिएबल फैक्टरी ओवरहेड। उसके बाद सेल में से लेस करने के बाद ये जो फिगर है इसको आपने कोई नाम नहीं दिया। ठीक है, फिर आपने इसमें से क्या चीज लेस कर दी, फिर आपने इसमें से जो है वो वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है यानी सेलिंग कॉस्ट वगैरह जिसका ताल्लुक नॉन मैन्युफैक्चरिंग से होगा और वेरिएबल से होगा, यानी वेरिएबल कॉस्ट सारी की सारी आपने लेस कर दी सेल में से। जब वेरिएबल कॉस्ट सारी की सारी लेस कर दी आपके पास कंट्रीब्यूशन आ गया। हसान बिन जो भी है बेटा ना करें प्लीज, टाइम थोड़ा है तो शरारतों के लिए इंशाल्लाह वक्त रखेंगे जब 1 to 1 मिलेंगे। तो ये कंट्रीब्यूशन में से ना आपने, अब ये आपके पास कंट्रीब्यूशन आ गया। अब कंट्रीब्यूशन क्या है, देखें अगर मैं आपसे कहूं कि जनाब अगर हम जो है वो गेट टुगेदर करना चाहते हैं, कोई पार्टी करना चाह रहे हैं और अमेरिकन सिस्टम रखना चाह रहे हैं, तो फर्ज करें कि उसमें कुछ खर्चा आएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम आपस में, अनस तासीर बेटा नाम ना लिखें प्लीज, डोंट डू दैट प्लीज। टाइम मेरे पास बहुत कम है, प्लीज आप अपना टाइम भी वेस्ट ना करें। अगर आपने क्लास नहीं पढ़नी तो आप क्लास छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है,
अब मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था, भाई साहब मुझे तो पता भी नहीं लगा क्या हुआ है। कोई बात नहीं, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि अगर जो है वो हम जो है कोई पार्टी करना चाह रहे हो और उसमें अमेरिकन सिस्टम हो, यानी सारे लोग आपस में क्या करेंगे, उस पार्टी के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए क्या करेंगे, वो कंट्रीब्यूशन होगी और डिवाइड कर देंगे सब पे कंट्रीब्यूशन total। डालेंगे, उसमें कंट्रीब्यूशन डालेंगे सारे, उसमें कंट्रीब्यूशन डालेंगे पार्टी के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। तो कंट्रीब्यूशन बेसिकली क्या है, कंट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होगा अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कंट्रीब्यूशन, अगर आप कंट्रीब्यूशन को डिफाइन करना चाहें तो अब आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन इज द अमाउंट that covers fixed cost and gives the profit। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन जो है वो आप सिंपली, अगर आप कंट्रीब्यूशन को डिफाइन करना चाहें तो कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन एक ऐसी अमाउंट है जो फिक्स कॉस्ट को कवर करती है, ये फिक्स कॉस्ट को उसने कवर किया और आपको क्या दिया, प्रॉफिट, आपको उसने प्रॉफिट प्रोवाइड कर दिया। सो ये कंट्रीब्यूशन है। तो अगर मैं सिंपली, अगर मैं कहना चाहूं कि कंट्रीब्यूशन जो है वो किसके इक्वल है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स। सर कंट्रीब्यूशन से प्रॉफिट कैसे होगा? बेटा देखो, बात सुन लो अभी, कंट्रीब्यूशन किसकी इक्वल है, सेल में से सारी की सारी क्या मैंने माइनस कर दी, वेरिएबल कॉस्ट, सेल में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ये देखें, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल और वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये मैंने लेस की, मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास जो है वो कंट्रीब्यूशन आ गया। तो कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल हुआ, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, समझ में आई बात आपको? फर्ज करें सपोज, देखें आपके पास जो है ये फिगर है 1 लाख की, सेल आपके पास 1 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपके पास, फर्ज करें कि वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल 25,000 है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसमें से आप ये माइनस करेंगे तो आपके पास 75,000 आ जाएगा। ठीक है, और वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फर्ज करें कि आपके पास है 5,000। ठीक है, तो 75 में से आपने ये 5,000 माइनस किया तो आपके पास 70,000 जो है वो कंट्रीब्यूशन आ गया। तो बेसिकली अगर मैं यहां पर इसको कैलकुलेट करूं, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल, किसकी इक्वल है हमारे पास, 1 लाख 1 लाख के माइनस 1 लाख सर। टोटल वेरिएबल कॉस्ट किसकी इक्वल है, 25,000। जी नहीं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा हूं मैं। एक आपके पास ये एलिमेंट है, एक आपके पास ये एलिमेंट है, 30,000 सर वो 30,000 हो जाएगी। 30,000, शाबाश, 30,000 जो है वो मेरे पास जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है। तो कंट्रीब्यूशन किसकी इक्वल आया, 70,000। 70,000 की। अब ये कंट्रीब्यूशन क्या करेगा, कंट्रीब्यूशन जो है वो आपकी फिक्स कॉस्ट को कवर करेगा और आपको प्रॉफिट देगा। कंट्रीब्यूशन इज द अमाउंट दैट कवर्स द फिक्स कॉस्ट एंड गिव्स द प्रॉफिट। ठीक है, अब देखें फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फर्ज करें कि फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो आपके पास सपोज 20,000 है। ठीक है, और फिक्स नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो आपके पास जो है वो 10,000 है। तो अब आपके पास जो है वो कंट्रीब्यूशन में से आप माइनस करेंगे ये और माइनस करेंगे ये, आपके पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 40,000। तो 70,000 जो है, 70,000 एक ऐसी फिगर है जिसने आपकी फिक्स कॉस्ट को कवर किया। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 30,000 सर। 30,000, और 70,000 में से 30,000 निकल गया तो प्रॉफिट कितना आ गया, 40,000। 40,000।
तो कंट्रीब्यूशन एक ऐसी अमाउंट है जो फिक्स कॉस्ट को कवर करती है और प्रॉफिट देती है। क्लियर होगी बात आपको? यस सर। ठीक है। तो अच्छा, अब इसको देखें, प्रॉफिट मेरा किसकी इक्वल आया, या हम इसको यूं कर लेते हैं कि एक तो स्टेटमेंट मैंने आपको ये दी कि कंट्रीब्यूशन जो है वो किसकी इक्वल है, सेल्स सेल माइनस 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 टोटल टोटल वेरिएबल। वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, अब देखें, एक और स्टेटमेंट मैं देने जा रहा हूं कि कंट्रीब्यूशन, क्या हो गया स्पेलिंग को, कंट्रीब्यूशन माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू प्रॉफिट। ऐसे ही है जी। प्रॉफिट सर, यस। ठीक है। आप देखें, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट कंट्रीब्यूशन 70,000 है, फिक्स कॉस्ट जो है वो 30,000 है, तो 70 में से 30 निकल गए, 40 मेरे पास प्रॉफिट आ गया। ये स्टेटमेंट भी आपको समझ में आ गई, इक्वेशन समझ में आ गई आपको? नो जी सर। सर। नहीं समझ में आई? यस सर। देखें, प्रॉफिट किसके इक्वल है मेरे पास यहाँ पर, 40,000 के, और कंट्रीब्यूशन Yes, किसकी sir. इक्वल है, 70,000 के। तो 70,000 माइनस 30,000 मेरे पास जो है वो फिक्स कॉस्ट है, 30,000 फिक्स कॉस्ट माइनस की किसकी इक्वल आ गया, 40,000 सर। 40,000। 40,000 की इक्वल आ गया, प्रॉफिट की इक्वल आ गया। ठीक है। तो इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा अमेंड करने जा रहा हूं। कंट्रीब्यूशन को मैं अगर यहीं पर रहने दूं और टोटल फिक्स कॉस्ट को उठा के मैं उस तरफ ले जाऊं, इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट, और आगे क्या है, प्लस प्रॉफिट। जी, प्लस प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंट्रीब्यूशन जो है वो आपके इस इक्वेशन की इक्वल भी होता है। एक ये है और एक ये इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस को आपने ध्यान में रखना है कि कंट्रीब्यूशन किसकी इक्वल होगा। ठीक है। देखें, कंट्रीब्यूशन कितना है, 70,000, ऐसी है ना जी, और फिक्स कॉस्ट 30,000 और प्रॉफिट 40,000 और जी। इक्वल 70,000 इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट 30,000, ठीक है, और प्लस प्रॉफिट 40,000। क्लियर है ना बात? तो कंट्रीब्यूशन जो है ये, इसकी डेफिनेशन भी अब आपको समझ में आ गई कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है। तो अब मैंने जो पीछे बात की थी कि ये देखें, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, इट इज द अकाउंटिंग सिस्टम इन विच वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू द कॉस्ट यूनिट एंड फिक्स कॉस्ट ऑफ द पीरियड आर रिटन ऑफ इन फुल अगेंस्ट द एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन। हमने फिक्स कॉस्ट को एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट राइट ऑफ कर देना है। तो आप इसको यूं समझ लें कि आपने वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट को एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट लेना है और फिक्स कॉस्ट को एज अ पीरियोडिक चार्ज लेना है। आपको याद होगा मैंने एक क्विज आपसे लिया था, कोई टेस्ट थोड़ा सा लिया था कि भाई इसको करके दिखाएं क्लास में कि किसको जो है वो पीरियोडिक चार्ज लेंगे और किसको जो है वो प्रोडक्ट कॉस्ट के तौर पे लिया जाएगा। तो दोबारा मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको याद नहीं है, कि प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियोडिक कॉस्ट जो है वो, उसमें क्या फर्क क्या होता है। प्रोडक्ट कॉस्ट जो है प्रोडक्ट कॉस्ट बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट is written off to the extent of number of units sold। ठीक है।
एक फीचर इसका ये था प्रोडक्ट कॉस्ट का, ठीक है। और दूसरा फीचर इसका ये था कि एंड द कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड यूनिट्स आर कैरी फॉरवर्ड to the next period, ठीक है। और एक और फीचर ये था कि प्रोडक्ट कॉस्ट इज इन्वॉल्व्ड इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन। जब भी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करेंगे प्रोडक्ट कॉस्ट जो है उसमें इन्वॉल्व होगी। और जो अनसोल्ड यूनिट की कॉस्ट होगी वो आप कैरी फॉरवर्ड कर देंगे टू द नेक्स्ट पीरियड इन द फॉर्म ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। और पीरियोडिक कॉस्ट क्या होगी? पीरियोडिक कॉस्ट क्या होती है? पीरियोडिक कॉस्ट इज चार्ज fully in the period in which it is incurred, ठीक है। it is least concerned with inventory valuation। ये क्लास में आपको ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ कि प्रोडक्ट कॉस्ट के क्या फीचर्स होते हैं और पीरियोडिक कॉस्ट के क्या फीचर होते हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो सिर्फ आपने उतनी ही राइट ऑफ करनी है जितने आपने यूनिट्स सेल आउट किए हैं, और अनसोल्ड यूनिट्स की कॉस्ट जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर देनी है आपने नेक्स्ट पीरियड में इन द फॉर्म ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। और प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो इन्वॉल्व होगी इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, और पीरियोडिक कॉस्ट जो है वो आपने राइट ऑफ कर देनी है सारी की सारी उस पीरियड में जिस पीरियड में ये इनकर्ड होती है, ठीक है। और इट इज लीस्ट कंसर्न विद इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। और इसके मुताबिक जो है वो हमने जो प्रोडक्ट कॉस्ट है अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, ये ऊपर मैंने आपको लिख के भी दिया, ये प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, ये चीज आपने ज़हन में रखनी है कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरिएबल फैक्टरी ओवरहेड, ये चार एलिमेंट्स जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम इसको प्रोडक्ट कॉस्ट के तौर पर कंसीडर करते हैं, ठीक है। इन चार एलिमेंट्स को आपने ज़हन में रखना है कि ये मार्जिनल कॉस्टिंग में कंसीडर होंगे प्रोडक्ट कॉस्ट के तौर पर। मुझे आप ये बताएं, क्या ये फुल प्रोडक्शन कॉस्ट है हमारी? जी आप लोगों से मुखातिब हूं मैं। यस सर। क्या ये हमारी फुल प्रोडक्शन कॉस्ट है? यस सर। नो सर। जी सर। जी नहीं, ये हमारी फुल प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है। इसमें एक एलिमेंट प्रोडक्शन कॉस्ट का मिसिंग है, कौन सा? सारे इंटरैक्ट मटेरियल। नहीं बेटा, दोबारा सोचें, ये इन चारों में से देखें कौन सा मिसिंग है जो जिसका ताल्लुक मैन्युफैक्चरिंग से है और यहाँ शामिल नहीं है। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड। जी, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड जो है इसमें शामिल नहीं है, इसलिए इसको मार्जिनल कॉस्टिंग भी कहा जाता है। दूसरे लफ्जों में इसमें एक मार्जिनल आपने एक मार्जिन रखा हुआ है कि आपने फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड को आपने प्रोडक्ट कॉस्ट में शामिल नहीं किया। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड को आपने कहाँ शामिल किया? ये कंट्रीब्यूशन के बाद, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में याद रखिएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग का इंतहाई अहम फीचर
important feature of marginal costing. क्या under marginal costing fixed manufacturing cost is considered as periodic cost. ये बड़ा अहम फीचर है कि हम मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कंसीडर करते हैं पीरियोडिक कॉस्ट, यानी उसको प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाते। ठीक है, आप इसको यूं कर लें कि इट मींस फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग cost is not the part of product cost under marginal costing. ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग में आपने फिक्स, ये गोल्डन वर्ड्स हैं, अगर आप ये भूल गए तो मसला खराब हो जाएगा, इसको आपने भूलना नहीं है। ठीक है, कि अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को आपने पीरियोडिक कॉस्ट कंसीडर करना है। पीरियोडिक कॉस्ट कंसीडर करने का मतलब ये है कि आपने उसको प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाना। तो अगर आप ये देखें, ये जो मैंने ऊपर लिखी हुई है प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, ये येलो शेड में जो मैंने लिखी हुई है ये प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, क्या इसमें मैंने फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को शामिल किया है? नो सर। नहीं किया। इसका मतलब है कि मैंने प्रोडक्ट कॉस्ट का इसको हिस्सा नहीं बनाया। ये मार्जिनल कॉस्टिंग का फीचर है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इसके वाइस वर्सा होगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फुल प्रोडक्शन कॉस्ट हम लेंगे, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को जो है वो प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनाया जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसी स्टेटमेंट को, ये जो प्रॉफिट स्टेटमेंट मैंने यहाँ आपको बना के दी है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी। इसको एक रिफाइंड शेप ही मैंने देनी है, तो बात वैसे समझाई ना मैंने आपको, इसको रिफाइंड शेप ही मैंने देनी है एक, और यहाँ पर कर दिया हमने इसको पेस्ट। ठीक है, और ये फिगर्स मैं खत्म करने जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब देखें प्रॉफिट स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। इसको बनाने के दो मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका जो है ये आपके सामने है, अगर डाटा इस तरह से दिया हो कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो टोटल बता दी गई हो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको इस तरह बता दी गई हो, तो आपने इसको इसी तरह बनाना है। इसको बनाने का एक दूसरा तरीका क्या है कि आप जो है वो सबसे पहले लेंगे सेल्स। ठीक है, तो सेल्स आप यहाँ पर जो भी आपके पास सेल आएगी सेल ले लेंगे, फिर आप इसमें से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर तो आपको कैलकुलेटेड दी हुई उसने तो ये फॉर्मेट इस्तेमाल करें, अगर कैलकुलेटेड नहीं दी बल्कि आपको कैलकुलेट करनी पड़ रही है तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो किस तरह आप मालूम करेंगे। आपको पता है कि आप जो है वो ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री लेते हैं। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री कैसे लेंगे, जितने यूनिट्स होंगे आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट कॉस्ट के साथ। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे आप क्या,
इसमें आप ऐड कर देंगे क्या, प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकालेंगे, जितने यूनिट्स आपने बनाए हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट कॉस्ट के साथ, ठीक है। और ये यहाँ पर जो है वो फिगर ले लेंगे, पर कुछ लिखा तो नहीं होगा, इसको मेरा मतलब है कि लिखा होगा, चलो कोई बात नहीं। यानी आप ओपनिंग इन्वेंटरी इसमें ऐड कर देंगे आप क्या, प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। और प्रोडक्शन कॉस्ट ऐड करने के बाद आप इसमें से लेस कर देंगे क्या, क्लोजिंग इन्वेंट्री। काउंटडाउन शुरू कर दिया उसने, इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री यूनिट्स मल्टीप्लाई पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। वो आप यहाँ पर इसको इसमें से लेस कर देंगे, ठीक है। और लेस करने के बाद आपके पास जो भी फिगर आएगी आप उसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊं बजाय यहाँ करने के, हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये शीट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, परेशान न होइएगा, ठीक है। ये शीट भी आप लोगों से मैं शेयर कर दूंगा। ये देखें, अब आपने क्या करना है, जी आवाज आ रही मेरी? जी सर आ रही है। चलो अच्छी बात है। अब आपने ये इस सेल की फिगर में से ये चीज माइनस कर देनी है, ठीक है। आपके पास जो है वो बेनाम सी फिगर आ जाएगी। यानी बेसिकली इसको जरा गौर करें कि ये जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल का पोर्शन है इसको मैं हाईलाइट करने लगा हूं, ये इससे, ये बेसिकली ये किया मैंने यहां पर कुछ यूं इसको। सो दिस इज द पोर्शन, ये जो ब्लू शेड है ये वाला, ये मैंने इस तरह इसको यूं कर दिया, ठीक है। सेल में से ये सारी चीजें आप माइनस कर देंगे। ये ब्लू शेड कुछ ज्यादा थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे ख्याल है इसको जो है वो शेड को चेंज कर देते हैं, यूं कर देते हैं थोड़ा सा ना, ये लाइट सा। चलो ठीक है बेटा, ये लाइनें ना लगाएं, छोटे बच्चों की तरह काम ना करें। ठीक है, ये अगर आप गौर करें वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल इस तरह भी निकाली जा सकती है। अब ये पर यूनिट कॉस्ट किसकी इक्वल है, यूनिट्स का तो पता चल जाएगा, पर यूनिट कॉस्ट किसकी इक्वल है जनाब, जल्दी बोले, हरी अप। पर यूनिट कॉस्ट किसकी इक्वल है भैया? सर सिंगल यूनिट की कॉस्ट होगी जो। हाँ, सिंगल यूनिट की कॉस्ट किसकी इक्वल होगी बेटा तैयब, शाबाश बोलो। ये देखें, ये प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, ये इसकी इक्वल होगी, याद रखिएगा। ये यहां पर दोबारा फिर मैं छापा लगाने लगा हूं नीचे, यहां पर इसको रख देते हैं यहां पर, ये प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। आप इसको यूं कर लें, यहां मैं प्रोडक्ट कॉस्ट की बजाय यहां पर मैं लिखने लगा हूं पर यूनिट कॉस्ट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। चलें, इस तरह निकाले जाएगी। यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और वेरिएबल फैक्टर ओवरहेड, ये चार एलिमेंट्स मिलेंगे
तो पर यूनिट कॉस्ट आपके पास होगी। इन 4 एलिमेंट्स को आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो आगे क्या आ गया जी, लेस वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब आप जो है वो लेस करेंगे वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है, वो इसमें से आप लेस कर देंगे। तो आपके पास जो है आपके पास जो फिगर आएगी वो किसकी इक्वल होगी? अब जल्दी बोलें, हरी अप, किसकी इक्वल फिगर आएगी भाई? कंट्रीब्यूशन जी, कंट्रीब्यूशन की इक्वल आएगी। तो ये कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, उसके बाद जो है वो फाइनली इसमें से लेस कर देंगे क्या, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट MFG लिख देते हैं, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और लेस कर देंगे हम इसमें से क्या, फिक्स्ड नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है वो हम इसमें से लेस कर देंगे, और फाइनली एट लास्ट हम जो है वो पहुंच जाएंगे किस पर, प्रॉफिट की फिगर पर। ठीक है, तो ये जो आपके पास फिगर आएगी ये प्रॉफिट की फिगर आएगी। तो इट डिपेंड्स कि डाटा आपको जो है वो किस शेप में दिया हुआ है। डाटा अगर आपको रॉ शेप में गिवन है तो आप ये स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। डाटा आपको रॉ शेप में नहीं गिवन, बल्कि जो है उसने डाटा आपको ये दे दिया है रॉ शेप से मुराद एग्रीगेट फॉर्म में। ठीक है, कि कॉस्ट भी आपको एग्रीगेटेड फॉर्म में दे दी उसने, और वेरिएबल और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी इसी तरह दे दी। तो अगर आपको इस तरह का डाटा दिया है तो आप ये फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे, अगर आपको डाटा जो है वो यूनिट्स में गिवन है तो आप ये फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो 3 मिनट और 27 सेकंड बाकी हैं। तो लेकिन क्लास अभी खत्म होने में तकरीबन जो है वो 15 और 3 18 मिनट बाकी है। यहाँ पर मैं क्लास को अभी ब्रेक करने जा रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद फौरन मैं आपको लिंक भेजूंगा और एक क्वेश्चन हम करेंगे